दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा कि शेखर अपनी पत्नी सुमन को छोड़कर अपने ऑफिस की एक असिस्टेंट शिखा के साथ रहने लगा है। शेखर जब सुमन को तलाक के पेपर पर दस्तखत करने को बोलकर ऑफिस चला जाता है तो सुमन को बहुत दुख होता है। फिर वो शेखर के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करती है, जब वो उसे एक दिन 5 स्टार होटल में लगे एग्जीबिशन में घुमाने ले गया था। वहाँ उसे अपने कॉलेज के फ्रेंड अश्विनी सिंह से मुलाकात हो गई थी। तो आइए जानते हैं आगे। कॉलेज में अश्विनी सिंह सुमन के साथ ही पढ़ता था। सुमन को वो चाहता भी था। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा होने के बावजूद उसके व्यवहार में इतनी शालीनता थी कि सुमन भी उसे चाहने लगी थी। मगर सुमन एक गरीब मास्टर जी की बेटी थी। जब अश्विनी ने सुमन से शादी का प्रस्ताव रखा था तो सुमन के घर में हड़कंप मच गया था। मास्टर जी को अपनी इज्जत धूल में मिलती हुई नजर आई थी। वो बिल्कुल ही पुराने विचार के व्यक्ति थे और अमीर गरीब के बीच की खाई को अच्छी तरह समझते थे। उनका विचार था कि सुमन से आज भले ही अश्विनी शादी करना चाहता है, मगर उसके परिवार वाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और सुमन की इज्जत उस घर में एक नौकरानी से भी ज्यादा नहीं रहेगी, बल्कि उससे भी बदतर हो जाएगी। सुमन की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसको उसके पिताजी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। उनको दिल की बीमारी भी थी और 2 बार अटैक आ चुका था। इस हालत में सुमन अपने पिताजी के इच्छा के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने में असमर्थ थी। और फिर सुमन की शादी शेखर से हो गई थी, जिसके कुछ दिनों बाद ही मास्टर जी भी गुजर गए थे। मगर इतने साल हो गए, अभी तक अश्विन ने शादी क्यों नहीं की? ये सवाल उसे बार बार परेशान कर रहा था। वो आगे बढ़ गई। अगला स्टॉल अश्विन ग्रुप मिल का था। तरह तरह की साड़ियाँ काउंटर पर दिखलाई जा रही थी। उसके बगल वाला काउंटर अश्विन रियल एस्टेट का था। बड़े बड़े बैनर टंगे थे तरह तरह के अपार्टमेंट की तस्वीरों के। उसके बाद अश्विन ऑटोमोबाइल और फिर अश्विन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। सुमी ये सब देखते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी उससे सामने से शेखर आता हुआ दिखाई दिया। लो, तुम यहाँ हो और मैं वहाँ कॉफी काउंटर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो कॉफी पीते हैं। और सुमी कॉफी पीने आ गई। कॉफी पीते पीते भी वो सोच रही थी, अश्विन ने शादी क्यों नहीं की होगी। खैर, कॉफी पीकर दोनों बाहर आ गए। दरबान ने फिर सैल्यूट मारा। सुमी चुपचाप सीढ़ियां उतरती चली गई। शेखर ने बड़े ही शान से कहा, देखा, आज मैंने तुम्हें 5 सितारा होटल घुमा दिया ना। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। अभी तुमने देखा ना, कुछ विदेशी लोग आए हुए थे। वे लोग अश्वनी सिंह के साथ मिलकर एक मोटर पार्ट्स की कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अश्वनी सिंह बहुत बड़ा आदमी है। सुना है किसी लड़की ने उसे प्यार में धोखा दे दिया और बेचारा आज तक उसके गम में कुंवारा ही है। अगले मोड़ पे मैं दिखाऊंगा, उसका ऊंचा सा बिल्डिंग है। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ उसी का ऑफिस है। शेखर स्कूटर स्टार्ट कर रहा था, मगर स्कूटर स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। इधर उधर झुकाकर भी किक मारा, मगर घुर्र घुर्र करके बंद हो जा रहा था। वो इधर उधर देखने लगा। लगता है धक्का लगवाना पड़ेगा, मगर यहाँ 5 सितारा होटल में धक्का लगाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। सुमी ने तुरंत साड़ी का पल्लू खोसते हुए कहा, मैं धक्का लगाती हूँ। शेखर हंसने लगा, अरे नहीं, मैं देखता हूँ। और एक जोर का किक मारा, फिर स्कूटर स्टार्ट हो गया। सुमी जल्दी से पीछे बैठ गई। रास्ते में शेखर ने अश्विन ग्रुप का ऑफिस भी उसे दिखा दिया था। शेखर रास्ते भर 5 स्टार होटल के बारे में ही बातें करता रहा। बड़े बड़े लोगों की मीटिंग यहीं होती है। उनके सारे फंक्शंस भी घर में नहीं होते, यहीं इसी होटल में होते हैं, जहां उसने आज सुमी को भी ले जाकर घुमा दिया था। सुमी चुपचाप पीछे बैठी सिर्फ अश्विन के बारे में ही सोचते हुए घर पहुंच गई थी। और आज सुमी के हाथों में तलाक के पेपर थे। शेखर सो चुका था। सुमी अभी भी जाग रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और जागती आंखों से ही सुबह हो गई थी। सुमी उठी और चाय बनाकर शेखर को दिया। शेखर चाय पीने लगा और सुमी किचन में सुबह का नाश्ता बनाने में लग गई। आज लंच मत बनाना, हम लोग बाहर ही खाएंगे, शेखर बोलते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। सुमी सोचने लगी,
हम लोग मतलब शेखर और शिखा फिर नाश्ता बनाकर रख दिया। शेखर ने नाश्ता किया और लेट गया। हमेशा की तरह सुमी मोजे लेकर आई और शेखर का पैर उठाकर अपनी गोद में रखकर बोली, चलो अपना पैर स्टैंड पर रखो, और उसे मोजे पहना दी। शेखर तैयार होकर जाने को हुआ। सुमी की तरफ देखकर बोला, वो पेपर। सुमी चुप रही। शेखर ने फिर कहा, देखो सुमी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग तुम्हें हर महीने खर्चे के रुपये देते रहेंगे। सुमी फिर चुप थी। अच्छा, शाम में आता हूं तो साइन कर देना प्लीज। देखो, मेरे भी कुछ सपने हैं जिन्हें मैं शिखा के साथ मिलकर ही पूरा कर सकता हूँ। ओके, शाम में बात करते हैं। देखो, साइन कर देना प्लीज, अभी देर हो रही है, मैं चलूं? कहकर वो मुड़ा और बढ़ गया। सुमी उसे रोकना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि उसके भी कुछ सपने हैं। उन सपनों का क्या होगा, पूछना चाहती थी उससे। दरवाजे के बाहर रेलिंग पर खड़े खड़े शेखर को इस तरह से जाते हुए देख रही थी। आज शेखर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। सुमी घर के अंदर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन दरवाजे पर ही रुक गई। लग रहा था किसी और के घर का दरवाजा है। उसे नॉक करके इजाजत मांग कर अंदर जाना चाहिए। आज उसका अपना ही ये घर एक झटके में पराया हो गया था। कुछ देर वो यूं ही बाहर खड़ी रही, फिर कुछ सोचकर तेजी से अंदर घुस गई। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, कपड़े बदले और 60,000 रुपये जो उसने शेखर के लिए सरप्राइज गिफ्ट मोटरसाइकिल के लिए रखी थी निकाली, तलाक के पेपर पर साइन करके बिस्तर पर रख दिया और बाहर आ गई। दरवाजे में ताला लगाया, मगर फिर जल्दी से ताला खोल दिया और वहीं खड़े खड़े अंदर झांकने लगी। वो उस घर की सारी चीजों को आखिरी बार निहार कर देख लेना चाहती थी। कितने लगन से, कितना दिमाग लगा लगा कर उसने एक एक चीज को सही जगह पर सजाया था। लगा जैसे सारी चीजें बुक्का फाड़ कर रो रही थीं उसकी बदकिस्मती पर। लेकिन सुमी ने मन को कड़ा किया, बाहर से ताला लगाया और मुस्कुराते हुए बगल वाली पड़ोसन को चाबी दे दी। हमेशा वो कहीं जाने के पहले चाबी उसे ही देकर जाती थी, ताकि शेखर अगर जल्दी आ जाए तो बाहर खड़ा नहीं रहना पड़े। चाबी देते समय सुमी ने उसका हाथ पकड़कर बड़े प्यार से उसे देखा, मानो कह रही हो, कहा सुना माफ करना बहन। मगर वो बेचारी कपड़े धोते धोते उठकर आई थी, सो जल्दी से चाबी ली और पलट गई। सुमी की आंखों का दर्द वो नहीं देख सकी। अच्छा ही हुआ, नहीं तो सुमी की आंखों में छलछला आए आंसू रुक नहीं पाते शायद। सुमी तेजी से सीढ़ियां उतर गई। सामने मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बच्ची दौड़ती हुई आई और हाथ जोड़कर बड़े अदब से बोली, नमस्ते आंटी। सुमी उसे पकड़कर बैठ गई और बड़े ही प्यार से उसे गले लगा लिया। उसके गालों को चूमते हुए बोली, नमस्ते बेटा, हमेशा खुश रहना और खूब पढ़ाई करना। वो बोली, जी आंटी, और वापस खेलने भाग गई। पता नहीं इस बच्ची में क्या था कि वो सुमी की हर बात बड़े ही अनुशासन से मानती थी। उसी ने उसे नमस्ते कहना सिखाया था और वो जब भी उसे दिख जाती थी पास में आकर दोनों हाथ जोड़कर बड़े अदब से नमस्ते कहती थी। सुमी इस जगह को छोड़कर जा रही थी। पहले कुछ रुपए कमाने के लिए जाती थी, मगर आज सारे कमाए हुए रुपए पास में लेकर जा रही थी। उसके छोटे से पर्स में 60,000 रुपये थे। वो धीरे धीरे ऑटो स्टैंड की तरफ बढ़ी, मगर नहीं, आज तो उसके पास बहुत रुपए हैं। ऑटो वाले को छोड़कर वो आगे बढ़ गई, टैक्सी स्टैंड की तरफ। एक टैक्सी के पास गई, पीछे का दरवाजा खोला, बैठते ही बोली, सेंट्रल मॉल चलो। टैक्सी में वो पहली बार अकेले बैठी थी। बड़ा मजा आ रहा था, लग रहा था आज वो सबसे अमीर है। अगल बगल से गुजरते हुए ऑटो को देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। जब सब कुछ था तो वो बहुत गरीब थी। आज सब कुछ खोकर वो अपने आप को बहुत अमीर महसूस कर रही थी। सेंट्रल मॉल आ गया था। मॉल में घुसते ही सुमी सीधे ब्यूटी पार्लर की ओर बढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने पूछा, आपके यहाँ सबसे बढ़िया पैकेज कौन सा है? उसने बताया, कुछ दुल्हन पैकेज, उसमें फ्रूट ट्रीटमेंट, वैक्सिंग, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल, हेयर कलरिंग और ठीक है सब कर दो, कहकर सुमी चेयर पर बैठ गई। मैडम, आपके बाल कर्ली हैं, क्या माधुरी दीक्षित टाइप कट कर दूं? हाँ कर दो।
और मैडम ये तुम्हें जो भी लगता है सब कर दो बस। और वो मिरर के सामने चेयर पर बैठकर आंखें बंद कर ली। करीब 3 घंटे बाद जब पार्लर से सुमी निकली तो वो एक नई सुमी थी। अब वो कपड़े की दुकान की तरफ बढ़ी। वहां से उसने सबसे अच्छी वाली सूट खरीदी और बाहर निकल गई। पीछे से एक लड़का दौड़ते हुए पुराने कपड़ों का बैग लेकर आया। मैडम, आपके पुराने कपड़े। सुमी ने हाथ बढ़ाया मगर तुरंत वापस खींच लिया। अब वो किसी भी पुरानी याद को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। मुस्कुराकर बोली, इसे यहाँ किसी काम करने वाली को दे देना प्लीज। और आगे बढ़ गई। एक अच्छा सा पर्स खरीदा, एक धूप का बड़ा सा चश्मा और एक बेहतरीन चमचम सैंडल। और हर बार पुरानी चीजों को छोड़ती चली गई, किसी किसी जरूरतमंद को दे देने के लिए। इतना सब कुछ खरीदने के बाद वो बाहर निकली। तुरंत एक टैक्सी आकर उसके सामने रुकी। ड्राइवर ने पूछा, टैक्सी मैडम। सुमी ने इधर उधर देखा। पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ था कि किसी टैक्सी वाले ने खुद आकर उसे बैठने के लिए पूछा था। वो अंदर बैठ गई। अश्विन ग्रुप चलो। बैठते ही सुमी ने कहा। ड्राइवर ने पता नहीं पूछा, शायद इस शहर में सभी को अश्विन ग्रुप का पता था, मालूम था। टैक्सी अश्विन ग्रुप के ऑफिस के सामने पहुंचकर रुकी। भाड़ा चुकाने के बाद सुमी ने ऑफिस के शीशे के दरवाजे को पार किया और हॉल में आ गई। वाह, उसके मुंह से निकलते निकलते रह गया था। इतना खूबसूरत हॉल, बड़े बड़े झाड़ फानूस और चारों तरफ यूनिफॉर्म में वर्कर्स, बीच में बहुत ही महंगा सोफा, पीतल और तांबे की बड़ी बड़ी मूर्तियां प्रत्येक कोने में शान के साथ खड़ी थीं, जो कि इस ऑफिस की भव्यता को पूरी तरह दर्शाने में सक्षम दिख रही थी। सुमी रिसेप्शन की तरफ बढ़ गई। रिसेप्शनिस्ट ने बड़े ही तहजीब से पूछा, यस मैडम, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे अश्विन से मिलना है। जी? कुछ चौंक कर रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। मुझे मिस्टर अश्विनी सिंह से मिलना है, सुमन ने थोड़ा संभल कर कहा। एनी अपॉइंटमेंट मैम? जी नहीं, कहिए कि सुमन मैडम आई है। प्लीज आप थोड़ा इंतजार करें, सर अभी मीटिंग में है। मुझे अभी के अभी मिलना है, आप सिर्फ उन तक मेरे बारे में खबर पहुंचा दीजिए। बोलिए कि सुमन आई है, सुमन। सुमी ने आखिरी शब्द अपने नाम के ऊपर ज्यादा जोर देकर कहा। उसके लिए एक एक मिनट बहुत कीमती था। आज जीवन का बहुत बड़ा फैसला किया था उसने। आज उसकी हिम्मत का जवाब नहीं था। आज वो किसी के भी सामने अपने आप को गरीब, छोटा या मजबूर नहीं मान सकती थी। रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ा सकपकाकर सुमी की ओर देखा और इंटरकॉम पर किसी से बात करने लगी। सुमी वहीं खड़ी रही। 2 मिनट के अंदर ही सामने वाले लिफ्ट का दरवाजा खुला और अश्विन हड़बड़ाकर सुमी के सामने आ गया। मगर सुमी के इस बदले हुए झक्कास रूप को देखकर ठिठक गया। अरे सुमन, तुम यहाँ आ गई, कोई खास बात? हाँ, तुम्हारे पास आ गई हूँ। घर चलें? हमारे पास? हाँ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई हूँ तुम्हारे पास। घर चलें? अभी? थोड़ा चौंक कर अश्विन अपनी घड़ी की तरफ देखा। हाँ, अभी के अभी, बहुत जोर देकर सुमी ने कहा। अश्विन ने सुमी की आंखों में एक अजीब किस्म का दर्द महसूस किया और तुरंत वक्त की नजाकत को समझ गया। वो समझ गया कि अगर वो जरा सा भी देर करेगा तो सुमी फूट फूट कर रो पड़ेगी। उसने कहा, यस, अभी के अभी चलते हैं। उसने पास खड़ी सेक्रेटरी से कहा, इट्स वेरी अर्जेंट, मीटिंग कैंसिल कर दो, अब कल। और वो सुमी की बांह पकड़कर बाहर निकल गया। ड्राइवर तुरंत गाड़ी लेकर पोर्टिको में आ गया। रास्ते में सुमी कोई बात नहीं कर रही थी। वह एकदम सीधी होकर बैठी थी और अश्विन की हथेली को कसकर पकड़ी हुई थी। बीच बीच में उसके होंठ भींच जाते थे और अश्विन की हथेली पर दबाव भी बढ़ जाता था। अश्विन कुछ पूछने का साहस नहीं कर पा रहा था, मगर सुमी उसके पास आ गई थी। उसका इतने साल का इंतजार खत्म हो रहा था। उसकी इतने सालों की तपस्या पूरी हो गई थी। उसे और क्या चाहिए था? अचानक सुमी ने अपना चेहरा अश्विन की तरफ घुमाया। उसने डबडबाई आंखों से बड़े ही कातर शब्दों में कहा, मैं कभी मां नहीं बन सकती। अचानक सुमी के इस तरह से चुप्पी तोड़ने से अश्विन हड़बड़ा सा गया।
उसे समझ में नहीं आया कि उसे कुछ जवाब देना चाहिए या नहीं, या फिर सांत्वना के कुछ शब्द बोलने चाहिए, या फिर वो भी कुछ सोचने की कोशिश कर ही रहा था कि सुमी ने फिर कहा, मुझसे शादी करोगे? उसकी नजरें बिना पलक झपकाए अश्विन पर गड़ी हुई थी। डबडबाई आंखें, कातर दृष्टि। अश्विन अचानक कुछ बोले, इसके पहले सुमी बोल पड़ी, जवाब दो। देखो सुमी, माँ बनने का संबंध शादी से अश्विन ने कुछ कहना चाहा, मगर क्या तुम मुझसे शादी करोगे, हाँ या ना, बस। सुमी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। हाँ, अश्विन ने भी उतने ही विश्वास से कहा, और दोनों हाथों से सुमन का हाथ पकड़ लिया। सुमन तड़प कर उससे लिपट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। अश्विन उसे बस थामे रहा और सुमन, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, कह कह कर रोती रही, माफी मांगती रही, रोती रही, माफी मांगती रही। थोड़ी देर बाद अश्विन ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अब मेरी सुमन कभी नहीं रोएगी, है ना? सुमन ने अपना चेहरा अश्विन के सीने में छुपा लिया। अब वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। ड्राइवर, यहाँ पर कोई मंदिर है? सुमी ने अपने आंसू पोंछते हुए ड्राइवर से पूछा। जी मैम साहब, यहीं पर पास में ही एक गणपति बाबा का मंदिर है, ड्राइवर ने बहुत ही खुश होकर कहा। मंदिर चलो, आदेशपूर्ण आवाज में सुमी ने ड्राइवर से कहा, और गाड़ी मंदिर की तरफ चल पड़ी। ड्राइवर ने अश्विन के आदेश का इंतजार भी नहीं किया था। आज वो गणपति बाबा के मंदिर में जाकर बस उनसे अपने साहब की खुशियों की प्रार्थना करना चाह रहा था। कितने वर्षों से वो साहब की शादी का इंतजार कर रहा था। आज उसकी मन्नत गणपति बाबा ने सुन ली थी। वो तेजी से कार मंदिर की तरफ ले चला। सुमी ने 2 फूल माला खरीदकर एक पूजा की छोटी सी टोकरी ली और गणपति बाबा के सामने पहुंचकर पंडित जी से कहा, बाबा हमारी शादी करानी है। पंडित जी ने एक एक माला दोनों के हाथों में पकड़ा दी और मंत्रोच्चारण करने लगे। अश्विन चुपचाप माला पकड़े खड़ा था। ड्राइवर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बस खुशी के मारे रोए जा रहा था। आंसुओं की धार उसकी आंखों से बहकर उसके गालों को तर किए जा रही थी। पंडित जी ने शादी करवा दी। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और सुमी की मांग में अश्विन के नाम का सिंदूर भर गया। सुमी ने दोनों हाथों से अश्विन के पैर छूने चाहे, मगर अश्विन ने बीच में ही उसकी बाहें पकड़कर उसे रोक दिया। अश्विन ने अपना पर्स खोले और सारे रुपये निकालकर पंडित जी के हाथों में रख दिए। तो ऐसे हुई थी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की शादी। अश्विन ने वहीं से फोन कर दिया घर पर। वो दुल्हन लेकर आ रहा था और उसके स्वागत की तैयारी शुरू हो गई थी। अश्विन के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। कोई भाई बहन थे नहीं। घर में सिर्फ नौकर चाकर थे। वही लोग और चंद मित्र और उसकी कंपनी के लोग मिलकर स्वागत की तैयारियों में जुट गए। लंच का समय हो गया था तो रास्ते में वो सुमी को लेकर एक रेस्तरां में गया। वही 5 स्टार होटल का रेस्तरां जहां कभी वो सिर्फ घूमने आई थी, मगर आज वो उस रेस्तरां में खाना खाने गई थी। उसे शेखर द्वारा कही गई बातें याद हो आई जो उसने सुबह ही कही थी। आज हम दोनों बाहर ही खाएंगे, लंच मत पैक करना। हम दोनों का मतलब शेखर और शिखा से था। सुमन मन ही मन मुस्कुरा दी और अभी उन दोनों ने भी बाहर खाना खाया था। यहाँ तो उन्हें तुरंत बिल चुकाने की जरूरत भी नहीं थी। उस होटल का सारा भुगतान अश्विन ग्रुप के अकाउंट से मंथली बेसिस पर होता था। अश्विन के पर्स मंदिर में ही खाली हो चुके थे, लेकिन सुमी ने अपना पर्स खोला और वेटर को टिप बढ़ा दिया। उसने गेट पर वर्दीधारी दरवान को भी टिप दिया। अब सुमी बड़े लोगों की लिस्ट में आ गई थी। उसके सपने ऐसे थे तो नहीं, लेकिन फिर भी अश्विन के साथ घर जाते समय उसे शेखर की बातें याद आई। प्लीज देखो, मेरे भी कुछ सपने हैं जिन्हें मैं शिखा के साथ मिलकर ही पूरा कर सकता हूँ। वो मन ही मन मुस्कुरा दी। सपने तो मेरे भी थे शेखर, उनका क्या नहीं, कुछ नहीं सोचा तुमने? फिर उसने सिर झटक दिया। अब वो बीती बातों के बारे में जरा सा भी नहीं सोचना चाहती थी। कार घर की तरफ जा रही थी, उसके और अश्विन के घर की तरफ। सुमी सोच रही थी, आज का दिन भी क्या दिन था। एक ही दिन में उसकी दुनिया बदल गई थी। तलाक भी हो गया था, शादी भी हो गई थी
और सरप्राइज के लिए रखे गए रुपये से एक इतना बड़ा सरप्राइज मिल गया था। एक घर छूट गया था और एक घर बस गया था। आज सुबह कितना अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, लेकिन शाम होते होते अब सारे अंधेरे छट गए थे। सच ही कहा गया है, जो होता है भले के लिए होता है। सुमी ने लाख लाख धन्यवाद दिया भगवान का और आंखें बंद कर कार की पिछली सीट पर सिर पीछे टिका दिया। अश्विन ने पहले ही अपनी बाहों का तकिया लगा दिया था उसके लिए, जिसे सुमी ने महसूस किया और आंखें बंद किए हुए ही मुस्कुरा दी। दोस्तों, इस कहानी के तीसरे यानी अंतिम पार्ट में हम लोग जानेंगे कि सुमी कैसे एक बेटी की माँ बनती है और शिखा और शेखर का क्या होता है।